हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास का एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। साथ साथ मैंने सोचा कि आपका जल्दी ख़त्म करवाने के लिए पूरा एसएसटी 6, 7, 8 की और 9, 10 की भी, तो हम एनसीईआरटी को हम लोग भूगोल भी साथ साथ कक्षा 6 का स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पहला है सौर मंडल में पृथ्वी, जिसमें पूरा सोलर सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। भूगोल ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम में अर्थ का क्या रोल है, अर्थ का क्या डिस्टेंस है, सोलर सिस्टम में अर्थ का और कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, उनका डिस्टेंस क्या है पृथ्वी से, और पृथ्वी को क्यों इतना पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, वहीं पर क्यों हम लोग जी रहे हैं, हम लोग बाकी प्लैनेट्स पर क्यों नहीं हैं। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर, कुछ कुछ मेन फैक्ट्स जो हैं सोलर सिस्टम और अर्थ को लेकर के, वो आपको इस लेसन में पता चलेंगे, जिनके ऊपर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस की वजह से आप अपने मार्क्स ना खोए, इसीलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स और जल्दी से इनको ख़त्म करने की कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन सौरमंडल में पृथ्वी। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह है नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूर्ण चंद्र की रात जो होती है, पूर्ण चंद्रमा जो होता है, वो 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। 15 दिन तक, 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं, और इसको हम लोग पूर्णिमा का चांद या फिर अमावस्या की रात भी कहते हैं। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रात को जब चंद्रमा चमकता है या जो तारे हैं वो चमकते हैं, वो दिन में गायब हो जाते हैं। नहीं, सूर्य की जो रोशनी तेज होती है, जिसकी वजह से वो हमें दिन में नहीं दिख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा एवं सभी वस्तुओं को रात के समय आसमान में चमकते हैं, जिन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड मतलब सेलेस्टियल बॉडी। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नेचुरली है, हमने उन्हें नहीं बनाया है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में है पहले से ही, और इन्हें खगोलीय पिंड हम लोग कहते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा और तथा प्रकाश है, जिससे वह बड़ी यात्रा का उत्सर्जित करते हैं। इसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आप देखेंगे कि खगोलीय पिंड जो है वो गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, और ये जो है वो यात्रा तय करते हैं, और इनको तारा भी कहते हैं। और सूर्य जो है वो हमारा एक जो सन है, वो एक स्टार भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सूर्य स्टार है कि नहीं है। तो हाँ, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य स्टार है कि नहीं है। तो सूर्य एक स्टार है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपने कॉन्स्टिलेशन का नाम सुना होगा। हमारी जो राशियाँ होती है, जो हम राशियाँ देखते हैं, अलग अलग जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं, वो जो राशियाँ होती हैं, कर्क राशि, मकर राशि, ये सब नक्षत्र मंडल हैं, ये सब कॉन्स्टिलेशन है, जिसको देख करके, तारों को देख करके हमारा भविष्य जो पंडित लोग हैं वो बताते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, वो लोग तारों के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजी बता पाते हैं, वही एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। तो तारों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर उनकी स्टडी करते हैं तो वो एक एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है इन कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, और कौन सा कॉन्स्टिलेशन के बारे में बोला जाता है। तो उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तर्षि, यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। तो ये दो जो है वो एक नक्षत्र मंडल है, और सप्तर्षि और स्मॉल बियर, ये दोनों मिलाकर के एक बड़ा नक्षत्र मंडल बनता है, जिसे उर्सा मेजर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टिलेशन के। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहा जाता था। जब भी उत्तर दिशा में देखा जाता था, तो वो उत्तर दिशा को, उत्तरी तारा जो था वो उत्तर दिशा को बताता था, और उसे हम लोग क्या कहते थे, ध्रुव तारा। अब भी हम उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो ऐसा कौन सा तारा है जो हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है? ध्रुव तारा। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे
की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहलाते हैं। अब हमने पढ़ा था ऊपर कि खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। और हमारे प्राचीन भारत में पहले खगोल शास्त्री कौन थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री पहले तो नहीं थे, लेकिन आर्यभट्ट जो थे वो एक बहुत जाने माने खगोल शास्त्री रह चुके हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण और चारों ओर घूमने वाला। तो इससे हमें ये पता चलता है प्लैनेट जो है वो चारों ओर घूमता है, और प्लैनेट जो है वो जो ग्रह का अर्थ क्या होता है अंग्रेजी में? प्लैनेट। उसके बाद आगे देखते हैं पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी है, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखें तो ये चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होगी। और पृथ्वी के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ऊष्मा प्रकाश पृथ्वी के पास अपना नहीं है। ये पूरा जो है, जो पृथ्वी अगर हम उसके बारे में स्टडी कर पाते हैं या उसके ऊपर जो हमें लाइट दिखती है, जो हमारे यहाँ सनराइज सनसेट होता है, वो सिर्फ सूर्य की रोशनी की वजह से ही हो पाता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस चारों ओर छल्ले हैं। इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो हम इसे हाई पावर टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे हम इसे नहीं देख पाते हैं। आसमान में देखने वाले चंद्रमा का एक उपग्रह है, सैटेलाइट। उपग्रह मतलब सैटेलाइट है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि हमारे इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा एक क्या है? पृथ्वी का ही सहचर है, जो कि उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य, 9 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे शूद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक सौर मंडल बनता है, जिसको हम लोग सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार का मुख्य, जैसे हमारे घरों में मुखिया होते हैं हमारे दादाजी, हमारे पापा, वैसे ही सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन होता है? सूर्य। आगे देखते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सौर का अर्थ सूर्य देवता कहा जाता था। तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। तो सूर्य के पूरे परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, तो आप भूगोल या ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पहला है जीई, जो जीई शब्द है उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया, जो ग्राफिया शब्द है उसका अर्थ होता है लिखना। तो जब भी कोई पृथ्वी के बारे में विवरण करता है, पृथ्वी के बारे में लिखता है, पृथ्वी के बारे में बताता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हम लोग उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। उसको, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। सूर्य सौर मंडल का केंद्रीय में स्थित है, तो मेन सेंटर पॉइंट है सूर्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है एक सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है सूर्य। अब सूर्य के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, तो टाइपिंग एरर हो गया है मुझसे। तो ये शब्द है खिंचाव। इसका खिंचाव इसके सौर मंडल के को बांधे रखता है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसे सौर मंडल, सोलर सिस्टम से बांधे रखता है। सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमें सबसे दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब इसे याद करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये एक लाइन अगर आपको याद है तो आपको सारे प्लैनेट्स ऑर्डर वाइज याद हो जाएंगे। एम से होता है मरकरी, वी से होता है वीनस, ई से तो आपको पता ही है अर्थ हमारा पृथ्वी, एम से है मार्स, फिर जे से है जुपिटर,
एस से है हमारे पास सैटर्न, यू से है हमारे पास यूरेनस और एन से है हमारे पास नेपच्यून। तो आप एक लाइन याद कर सकते हैं, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, मर्करी अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। सॉरी, मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इसे कक्षा कहलाते हैं। जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ पर रह करके, उसे हम लोग कक्षा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के पृथ्वी के बिल्कुल समान है, तो कौन सा है वो? शुक्र, जो कि वीनस। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अनुसार उनकी जब बैठक हुई तो ये डिसाइड किया गया कि खोजा नहीं जा रहा है, प्लूटो अब सोलर सिस्टम में दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो ब्लैक होल में चला गया था। तो उसको एक पौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया गया था। ठीक है, तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखा आपने कि हमें सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है हमारा वो तीसरा ग्रह है और 5वां है जो सबसे बड़ा है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। तो एनसीईआरटी में एक शब्द दिया गया है जो इसके आकार को बताता है, भूआब। तो अब थोड़ा सा ही बचा है, तो हम लास्ट के पॉइंट्स कुछ देखते हैं जो कि शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 शतक पानी में लगी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो उसका आधे से ज़्यादा पार्ट है वो पानी से कवर्ड है। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, सो वी कॉल इट एज अ ब्लू प्लैनेट। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो इसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है और इसका जो डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है आपस में, जो इनकी दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है चंद्रमा और पृथ्वी में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। मानव नियमित उपग्रह का कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम पिंड वो होते हैं जो कि बनावटी होते हैं, जो कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हमारे भारत से बने हुए जो उपग्रह हैं जो वहाँ पर मानव ने बना करके भेजे हैं सोलर सिस्टम में, वो कौन से हैं? हैंडसेट है, IRS है, यूनिसेट है और भी बहुत सारे हैं जो कि हमने बनाकर वहाँ पर भेजे हुए हैं जिससे कि हम सोलर सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर सकें और उसके बारे में जान सकें। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पर 27 दिन लगाता है पूरा करने में और अपने अक्ष पर भी इतना, जिसमें जैसे बोलते हैं हम रोटेशन और रेवोल्यूशन। जब वो अपने उस पे करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रोटेशन। और जब वो किसी के आसपास लगाएगा, सूर्य के आसपास लगाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। ठीक है, तो भी इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई, इसी की वजह से हमें चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। तारों और वो जब हमें पूरा दिखाई पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं, जो अमावस्या होती है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को, ये पिंड है, छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसे सूर्य क्या कहते हैं। तो इन सब के अलावा तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा भी छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि वो आसपास चक्कर लगाते हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपने देखा कि हमने बहुत ही कम समय में पूरा लेसन कवर कर लिया और ये सब एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिर्फ अगर आप ये 15 मिनट का वीडियो देखें तो आपको पूरा लेसन कवर हो जाएगा। और आगे कल के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि कल भी एक ज्योग्राफी का और थोड़ी देर में मैं एक इतिहास का भी चैप्टर डालने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आगे बने रहने के लिए, आगे देखने के लिए, सीखने के लिए, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।